हेलो दोस्तों। आज हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारे एग्रीकल्चर एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये टॉपिक्स हैं जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, बेसिक टू एडवांस, जैसे इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ क्रॉप, सॉइल प्रिपरेशन, सीड सिलेक्शन एंड सोइंग, इरिगेशन मेथड, फर्टिलाइजर एंड न्यूट्रिएंट्स, पेस्ट एंड डिसीज मैनेजमेंट, हार्वेस्टिंग टेक्निक, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स, टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबल फार्मिंग, चैलेंजेस एंड फीचर्स। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्रॉप प्रोडक्शन होता क्या है। क्रॉप प्रोडक्शन बेसिकली पौधों को लार्ज स्केल पे उगाना। क्रॉप प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग plant for food, fiber, fuel and other reasons. It encompasses all activities from soil preparation to harvesting. Means soil preparation से लेकर हार्वेस्टिंग तक की सभी टेक्निक्स को जो इन्वॉल्व करता है उसी को कहते हैं क्रॉप प्रोडक्शन। और ये हमारी एग्रीकल्चर का बोन है। साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ कल्चरल cultivating the soil, raising crops and rearing livestock from human use। तो ये एक साइंस है जिसका हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, कल्टीवेटिंग सॉइल को कल्टीवेट करने में, राइज क्रॉप को बड़ा करने में और लाइव स्टॉक के यूज़ करने में ह्यूमन के। की पॉइंट्स क्या हैं इसके की कंपोनेंट? सॉइल मैनेजमेंट, जब जो हम लोग सॉइल मैनेजमेंट करेंगे, सीड एंड प्लांटिंग, वाटर एंड मैनेजमेंट, क्रॉप न्यूट्रिएंट, पेस्ट कंट्रोल, हार्वेस्टिंग, ये सब हम आगे पढ़ने वाले हैं। टाइप्स ऑफ क्रॉप। टाइप ऑफ क्रॉप जैसे फूड क्रॉप में आपका आ जाएगा राइस, वीट, मेज, जो हम लोग डेली यूज़ में लेते हैं, वेजिटेबल्स, लेग्यूम, पल्सेस। अब कैश क्रॉप क्या होती है? कैश क्रॉप जिनसे हमको अर्निंग हो, जैसे कॉटन, शुगर केन। शुगर केन तो आप लोग जानते होंगे कि किसान लगा के अच्छे दामों में बेचते हैं। चीनी मिल्स में जिससे चीनी बनती है, टी, कॉफ़ी, टोबैको सब लोग जानते हैं। टोबैको तो नशीला पदार्थ है। एंड फॉडर क्रॉप्स क्या होते हैं जो गायों या लाइव स्टॉक में यूज़ होता है, जैसे चारा क्रॉप। फॉडर मीन्स चारा की क्रॉप्स हो गई। बरसीन हो गया, ओट हो गया, सोरगम, मेज, नेपियर ग्रास। मेज को एज अ फॉडर क्रॉप भी यूज़ किया जाता है। मेज फूड क्रॉप भी है और फॉडर क्रॉप भी है। एंड फाइबर क्रॉप क्या होता है? फाइबर क्रॉप होता है कॉटन, जिससे हम लोग कपड़ा पहनते हैं, हम, सीसल, जूट, इनसे जूट से बोरा वगैरह बनता है। ऑयल सीड क्रॉप, जिनसे ऑयल मिलते हैं। सनफ्लावर जैसे हो गया, मस्टर्ड, सरसों का तेल सब लोग यूज़ करते हैं घर में। ग्राउंड नट, सोयाबीन, सीसम, लिनसीड पूजा वगैरह में यूज़ होता है। एंड इस स्पाइस क्रॉप्स मतलब मसालों वाली क्रॉप्स, टर्मरिक, चिली, कोरिएंडर, क्यूमिन, ब्लैक पेपर एंड कैरेडोम, ये सब हो गया। धनिया पाउडर, यही सब, धनिया, काली मिर्च, ये सब। आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे हम लोग सॉइल प्रिपरेशन। सॉइल प्रिपरेशन में सबसे पहले आएगी प्लॉइंग, मतलब जुताई। हम लोग खेतों की पहले करेंगे जुताई। जुताई में प्लॉगिंग क्या होता है? ब्रेकिंग अप ऑफ लेयर ऑफ soil layer to loosen it below to root penetrate deeper। मतलब प्लॉगिंग होता है कि जिसकी वजह से रूट्स डीपर पेनिट्रेट हों। अब हॉरिंग क्या होता है? हॉरिंग होती है ब्रेकिंग डाउन ऑफ क्लॉड्स इनटू फाइनर पार्टिकल। जब हम लोग प्लॉगिंग करते हैं उसके बाद बड़े बड़े कुछ ह्यूज अमाउंट के ऐसे ब्लॉक्स बन जाते हैं, तो उन्हीं को फाइनर पार्टिकल में डिवाइड करने को क्या कहते हैं? हॉरोइंग, जिसकी मदद से हम लोग सीड बेड बना सकते हैं।
अब लेबलिंग क्यों करेंगे? ताकि यूनिफॉर्मली वाटर पहुंच सके जब हम लोग इरिगेशन करें। मैन्योरिंग मीन्स सब लोग जान रहे हैं, खाद को छिड़कना। एडिंग ऑर्गेनिक मैटर और कंपोस्ट टू इनरिच सॉइल न्यूट्रिएंट। ऑर्गेनिक मैटर और कंपोस्ट ऐड करना सॉइल में ताकि सॉइल का न्यूट्रिएंट इनरिच हो सके। टाइप ऑफ सॉइल कितनी होती है यहाँ से? सैंडी, क्ले, लोमी, सिल्ट, पीट एंड ब्लैक कॉटन सॉइल। नेक्स्ट अब देखेंगे सीड सिलेक्शन एंड सोइंग। ये मेन स्टेप होता है, इससे हमारी यील्ड पे असर पड़ता है। सीड, अब हम लोग सीड अच्छा नहीं सेलेक्ट करेंगे तो क्या होगा? इससे ये होगा कि जनरेशन रेट हमारा अच्छा नहीं रहेगा। तो हमको हाई यील्ड जनरेशन रेट वाले सीड को लेना है। डिसीज एंड पेस्ट रेजिस्टेंस होने चाहिए वो सीड। हाई यील्ड पोटेंशियल होना चाहिए। क्लाइमेट की एडॉप्टेबिलिटी होनी चाहिए उन सीड्स में, ताकि उगें तो मुरझा ना जाए गर्मी और ठंडी के मौसम की वजह से। तो क्लाइमेट एडॉप्टेबिलिटी भी होनी चाहिए। सर्टिफाइड एंड क्वालिटी सीड। अब परचेज करते वक्त हमको ये देखना पड़ेगा कि वो सर्टिफाइड और क्वालिटी सीड है कि नहीं। यूनिफॉर्म सीड साइज। और जब हम लोग परचेज कर रहे हैं तब हमको देख लेना है कि यूनिफॉर्मिलिटी है सीड के साइज में या नहीं। अब सोइंग मेथड क्या होगा? सोइंग मेथड में आ जाएगा आपका ब्रॉडकास्टिंग, जो यूजली हर जगह की जाती है। ड्रिलिंग, डिबलिंग एंड ट्रांसप्लांटिंग। ये साउंड एक तरह कर रहे हैं बट हैं अलग अलग। ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है? ऐसे मुट्ठी में लेंगे बीज और छिड़क देंगे, जैसे बच्चे छिड़कते हैं, बट इन अ मैनर्ड वे वो भी होता है, एक जगह इकट्ठे नहीं। अब ड्रिलिंग क्या होता है? ड्रिलिंग होता है सीड प्लेस इन फरो। हम लोग फरो बनाते हैं, नालियाँ नालियाँ बना के यूनिफॉर्म सीड डेप्थ क्रिएट की जाती है, और उसी सीड को उसी फरो में रख के फिर उनको सॉइल से डंप कर दिया जाता है। अब डिबलिंग क्या है? डिबलिंग होता है छोटे छोटे होल्स बनाना। सीड प्लेस इन होल्स एट अ फिक्स्ड स्पेसिंग। एक फिक्स्ड स्पेसिंग देते हुए सीड को होल में रखा जाता है ताकि वो कुछ डेप्थ में रहें। अब ट्रांसप्लांटिंग क्या है? ट्रांसप्लांटिंग होता है सीडलिंग रेज्ड सेपरेटली एंड प्लांटेड। मीन्स सीडलिंग्स को एक अलग जगह उगाया जाता है, फिर उसको दूसरी जगह ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। नेक्स्ट आगे क्या है? हाँ, इरिगेशन मेथड भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इरिगेशन मेथड में क्या क्या आते हैं? सरफेस इरिगेशन, स्प्रिंकल इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, सब सरफेस इरिगेशन। सरफेस इरिगेशन इसमें नॉर्मली जैसे मोस्टली हर जगह यही यूज़ होता है। इसकी इफ़िशियंसी रेट होता है 40 to 60। इंडियन फार्मर मोस्टली यही यूज़ करते हैं, सरफेस इरिगेशन। फ्लड एंड फरो, सिंपल एंड लो कॉस्ट। फ्लड एंड फरो मीन्स पाइप के थ्रू ऐसे डायरेक्टली फ्लड की तरह बहा दिया जाएगा। अब इन स्प्रिंकल इरिगेशन में क्या होता है? इसकी इफ़िशियंसी है 70 to 80%। मिमिक एयर रेन, मतलब ये रेनफॉल को मिमिक करता है। मीन्स फुवारा फुवारा टाइप में लगाया जाता है, टेक्नोलॉजीज लगाते हैं, और उसी के थ्रू स्प्रिंकल इरिगेशन उसी को बोलते हैं। इवन लैंड में, ये नहीं कि बैड लैंड है। अब डिप इरिगेशन, ये रूट में डायरेक्ट वाटर को भेजता है। इसकी इफिशियंसी भी इसी वजह से हाई है, 90 to 95% वाटर डिलीवर्ड टू रूट। अब ये क्या है? सब सरफेस इरिगेशन। इसकी इफिशियंसी कितनी है? 85 to 90%। वाटर बिलो सरफेस, सॉयल सरफेस निचली सतह के नीचे नीचे, इसकी भी इफिशियंसी हाई होती। नेक्स्ट, हाँ, फर्टिलाइज़र एंड न्यूट्रिएंट्स। अब ये भी इम्पोर्टेंट रोल अपना देते हैं। कैसे? अब न्यूट्रिएंट्स नहीं रहेंगे तो हमारे पेड़ कैसे ग्रो करेंगे, उनका डेवलपमेंट कैसे होगा, फ्लावरिंग कैसे होगी, उनके फूड कैसे
रिच होंगे तो फर्टिलाइजर न्यूट्रिएंट आर मोस्ट इम्पोर्टेंट ना। तो अब नाइट्रोजन कैसे मिलता है पेड़ों को, फास्फोरस कैसे मिलता है, क्यों होता है, काम क्या होता है इसका, तो इसलिए इनको बोलते हैं एनपीके आर प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रो और माइक्रो दो चीज होते हैं। माइक्रो हम लोग जब इंटीग्रेटेड पढ़ेंगे तब उसको अभी डिस्कस करेंगे, ये तो अभी क्रॉप प्रोडक्शन है, इसी वजह से इसको शॉर्टली बताया जा रहा है, आगे आने वाली वीडियोस में बताएंगे। तो ये प्राइमरी मैक्रो, मैक्रो मीन्स कुछ जो ज़्यादा यूज में है। तो एनपीके सबसे ज़्यादा मतलब नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम सबसे ज़्यादा चाहिए प्लांट को, तो इनको इसलिए मैक्रो वाली कंडीशन में रखा गया। और माइक्रो वाले होते हैं जैसे जिंक, सल्फर, आयरन, ये सब हो गए। तो अब नाइट्रोजन क्या करता है, नाइट्रोजन करता है नाइट्रोजन नाइट्रोजन लीफ एंड स्टेम ग्रोथ में काम करता है, ग्रीन कलर में, प्रोटीन सिंथेसिस में, और और फॉस्फोरस क्या करता है, रूट डेवलपमेंट में काम, फ्लावरिंग, एनर्जी ट्रांसफर। आगे पोटेशियम का क्या काम है, डिसीज, पेड़ों को डिसीज से रेजिस्टेंस रखेगा, वाटर रेगुलेशन का काम करता है, फ्रूट क्वालिटी। तो दीज आर सो इम्पोर्टेंट। अब टाइप ऑफ फर्टिलाइजर देखते हैं, किस तरह के फर्टिलाइजर होते हैं जिनमें एनपीके पाया जाता है तीनों। तो पहला होता है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, मीन्स जो केमिकल के यूज से नहीं बने हैं, जो हम लोग अपनी सब्जियों, गाय के गोबर, इन सब चीज़ों से बनता है, जैसे कि फर्म यार्ड मैन्योर, फर्म जो फर्म में गाय हैं, जो रेजिड्यूज हैं प्लांट के, उनसे बनता है फर्म यार्ड। और कंपोस्ट भी ऐसा होता है, ग्रीन मैन्योर ग्रीन लीफ से बनता है, जैसे कि सनई, हम सनई और ढैंचा को हम लोग उगाते हैं और उसको फील्ड में ही डंप कर देते हैं, उन्हीं को कहते हैं ग्रीन मैन्योर। अब वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, वर्मी कंपोस्ट गाय के गोबर में केचुओं को कुछ दिन रखा जाता है, फिर उसके बाद केचुए उसको खा के जो निकालते हैं वेस्ट, उसी को वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। तो ये भी अलग अलग तरह का होता है। अब इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर क्या होता है, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आर दोज इन विच केमिकल आर यूज्ड, मीन्स केमिकल इसमें यूज होता है, जैसे कि यूरिया, डीएपी, पोटास, ये सब आपने नाम सुना होगा। और कंपाउंड एनपीके एक नया सरकार ले आई है जिसको कंपाउंड एनपीके बोलते हैं, मतलब इसमें सब कुछ मिला होगा। अब आ गया है आपका बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर क्या होते हैं, जो जिंदा होते हैं और ये डायरेक्टली डायरेक्टली नेचर से नाइट्रोजन का कम फिक्सेशन करते हैं, जैसे एजोबियम, ये पाया जाता है आपके अरहर मतलब लेग्यूम प्लांट्स के रूट नोड्स में। ये क्या करते हैं, ये करते हैं नेचुरल नेचुरल नाइट्रोजन को डिकम्पोज करके सॉल्युबल नाइट्रोजन सॉल्ट में बदल देते हैं, जो कि सॉइल में ही रहता है। तो इसलिए ये बायो फर्टिलाइजर हैं। ऐसे ही सबका काम होता है, एजोबैक्टर, माइ और ब्लू ग्रीन एल्गी, तो इनका ये काम है। आगे पेस्ट एंड डिसीज मैनेजमेंट। अब पेस्ट एंड डिसीज मैनेजमेंट, इसमें मैं आपको थोड़ा ही बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत वर्स्ट है, बहुत बड़ा टॉपिक है। तो अभी इसको शॉर्ट में पढ़ेंगे, आगे आने वाले वीडियोस में इन पे डीप लेक्चर रहेगा। अभी देखते हैं शॉर्ट में जो क्रॉप प्रोडक्शन में मेनली काम होता है, पेस्ट और डिसीज मैनेजमेंट। अब कंट्रोल, कल्चरल कंट्रोल मतलब पेस्ट और डिसीज मैनेजमेंट का कल्चरल कंट्रोल मीन्स बिना किसी केमिकल और इन सब के यूज़ के हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कंट्रोल होता है मोस्ट। तो उसमें पहला क्या आता है, क्रॉप रोटेशन,
रेजिस्टेंट वैरायटी का यूज़ करना, प्रॉपर स्पेसिंग, प्लांट में प्रॉपर स्पेसिंग होना, और फील्ड सैनिटेशन मीन्स कि जैसे कोई प्लांट इन्फेक्टेड है तो उसको हम लोग रिमूव कर देंगे, तो इसी को कहेंगे फील्ड सैनिटेशन। क्रॉप रोटेशन, हर मौसम में अलग अलग क्रॉप लगाओ, एक ही क्रॉप का यूज़ मत करो, तो इसकी वजह ये हो गया क्या अपना कल्चरल कंट्रोल। अब केमिकल कंट्रोल क्या होगा? केमिकल कंट्रोल में आप क्या आ जाएंगे? इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, हर्बिसाइड्स एंड रोडेंटिसाइड। अब ये इनके नाम भी होते हैं कुछ, तो हम लोग जब स्पेसिफिक क्रॉप्स पढ़ने लगेंगे तो उनका अलग अलग से होता है। तो जब हम लोग अभी क्रॉप प्रोडक्शन ऑफ राइस, शुगर, मेज, बार्ले, सब कुछ टॉपिक क्लियर किया जाएगा, तो उनमें अलग अलग क्रॉप में अलग अलग केमिकल्स का यूज़ होता है, तो वहाँ बताएंगे। अभी जान लो कि केमिकल में क्या क्या होता है, जैसे इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, हर्बिसाइड एंड रोडेंटिसाइड्स, ये होते हैं। और बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या होता है? नेचुरल प्रेडिटर, पैरासाइड, बायोपेस्टिसाइड्स, माइक्रोबियल एजेंट्स, ये सब भी डीपली एक्सप्लेन किए जाएंगे आपको। किसमें? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में। ठीक। केमिकल कंट्रोल। अब मैकेनिकल कंट्रोल क्या है? ट्रैप एंड बैरियर्स, हैंड पिकिंग, लाइट ट्रैप, स्टिकी ट्रैप्स, ये सब हो गया क्या? मैकेनिकल। जैसे स्टिकी ट्रैप्स होते हैं, पूरे खेत में लगा दिए जाते हैं येलो कलर, येलो और ब्लू में। येलो और ब्लू में क्यों? क्योंकि इंसेक्ट जो हैं, पेस्ट जो हैं, इन दोनों कलर की तरफ, रेड, येलो, इन दोनों का अट्रैक्ट होते हैं। जब इसकी तरफ जाएंगे स्टिकी रहेगा, उसी में चिपक जाएंगे और मर जाएंगे। तो ये भी किया जा सकता है। ये बिना केमिकल वाले हैं, जो कि हमारे पेड़ को भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। केमिकल्स क्या होते हैं? हमारे पेड़ को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये सब कर सकते हैं। आगे हार्वेस्टिंग टेक्निक। अब हम लोग कटाई पे आ गए। हम लोग फसल पहले जुताई, मतलब प्लॉविंग किए, सीड बेड बनाएंगे, फिर उसके बाद सीड को चूज़ करेंगे। सीड के बाद इरिगेशन मेथड को देखेंगे, फिर उसके बाद पेस्ट और डिसीज मैनेजमेंट। अब उसके बाद अब कटाई की बारी आएगी। अब कटाई में क्या होगा? इंडिकेटर ऑफ हार्वेस्टिंग मैच्योरिटी मीन्स, अब हमको कैसे पता लगेगा कि हमको कटाई करनी है पौधों की? तो ये हमको पता लगेगा उनकी पत्तियों को देखकर। उनकी पत्तियां येलो होने लगेंगी, हस्क जो है वो ड्राई होने लगेगा, नेचुरल लीफ फॉल मतलब उनकी पत्तियां गिरने लगेंगी, हार्डनिंग ऑफ ग्रेन का हार्ड मतलब बीज हैं जो सीड हैं वो हार्ड होने लगे, फ्रूट का कलर चेंज होगा, सीड इजीली डिटैच हो जाएंगे। अब मेथड्स क्या होता है हार्वेस्टिंग के? हार्वेस्टिंग मेथड आता है मैनुअल हार्वेस्टिंग मेथड, जैसे हाथ से काटेंगे, हंसिया और दराती, ये होता है। और सेमी मैकेनिकल, अब कुछ सेमी मैकेनिकल, रीपर, पावर टिलर, दो चीज़ आते हैं। सेमी मैकेनिकल मतलब उनको हाथ से भी चलाना पड़ेगा, हाथ भी यूज़ होगा, सेमी मैकेनिकल रहेगा। और मैकेनिकल मतलब फुल थ्रेसर हो गया, और कंबाइंड थ्रेसर, जैसे कि आजकल आते हैं, गेहूँ लगा है, एक तरफ भूसा निकल रहा है और बिना कटाई किए। सेमी नहीं, इसमें डायरेक्ट खेत में खड़ा है, जाएगा थ्रेसर और आपका काट दे, गेहूँ एक तरफ, भूसा एक तरफ। तो इसलिए इसको मैकेनिकल बोलते हैं। और कंबाइन हार्वेस्टर इसको बोलते हैं। पोस्ट हार्वेस्ट लूज अकाउंट फॉर 20 to 30% टू टोटल क्रॉप प्रोडक्शन इन डेवलपिंग कंट्री। अब हार्वेस्ट के बाद इतना कुछ बचाने के बाद भी हमारा 20 से 30% लूज हो जाता है। अब उतना तो होगा ही। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? पोस्ट हार्वेस्ट। अब कटाई के बाद, का जो मैनेजमेंट है, मतलब पोस्ट हार कैसे उसको रखना है। थ्रेसिंग पहले होगी, फिर क्लीनिंग एंड ग्राइंडिंग होगी, ड्राइंग होगी, स्टोरेज होगा और प्रोसेसिंग। अब थ्रेसिंग में क्या होगा? सेपरेशन होगा ग्रेन का,
ग्रेन का सेपरेशन होगा स्ट्रॉ से यूजिंग मैनुअल एंड मैकेनिकल मेथड, मतलब कि ग्रेन को हम लोग जो स्ट्रॉ है उससे अलग करेंगे मैनुअली और मैकेनिकली। क्लीनिंग एंड ग्राइंडिंग, अब क्लीनिंग और ग्राइंडिंग में क्या होगा, रिमूविंग इम्प्योरिटीज, सॉर्टिंग बाय साइज एंड क्वालिटी। अब क्लीनिंग और मतलब कि जो इम्प्योर हैं उनको अलग करेंगे और सॉर्ट करेंगे उनके साइज के हिसाब से। ड्राइंग, उनको सुखाएंगे। रिड्यूसिंग मॉइस्चर टू 12 to 40% टू प्रिवेंट फंगल ग्रोथ। अब हम फंगल ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए उसमें जो सीड में है 12 से 40% तक मॉइस्चर रखेंगे। आगे इनका स्टोरेज कैसे करना है, वार्म हाउस में, कोल्ड स्टोरेज टू प्रिवेंट प्रोसेस। अब इनको ऐसी जगहों पे रखना है जहाँ मतलब वार्म हाउस हो गए, कोल्ड स्टोरेज हो गए, ताकि इनमें लॉस कम। प्रोसेसिंग, मिलिंग, कैनिंग, पैकेजिंग फॉर मार्केट। अब प्रोसेसिंग में हो गया, हाँ, तो प्रोसेसिंग में होगा आपका जैसे कि बड़े बड़े फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनको अपना जो प्रोडक्ट है, जो सीड है, जो भी कुछ है उसको पैक करके मार्केट में पहुंचाते हैं ताकि उनका बेच सकें और अर्न कर सकें। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मॉडर्न फार्मिंग टेक्नोलॉजीज। अब मॉडर्न फार्मिंग टेक्नोलॉजीज क्या होती हैं, प्रिसीजन एग्रीकल्चर। हाँ, ये प्रिसीजन एग्रीकल्चर हम लोग करते हैं। प्रिसीजन एग्रीकल्चर में क्या आता है, जीपीएस सेंसर, डेटा एनालिटिक्स टू ऑप्टिमाइज इनपुट एंड मैक्सिमम। अब प्रिसीजन एग्रीकल्चर बहुत ही वर्स्ट है, मतलब बहुत ही बड़ा टॉपिक है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से कवर कर लेंगे, बट थोड़ा बहुत शॉर्ट में बता देते हैं। जैसे कि जीपीएस से हम लोग किसी लैंड को एक्वायर करेंगे, उसको देखेंगे और डेटा एनालिटिक्स सब कुछ उसका देख के मौसम वगैरह भी देख लेंगे। तो इसीलिए इसको प्रिसीजन कहा गया है कि एक अनुमान लगा के कैसे खेती किया जाए। अब ड्रोन टेक्नोलॉजी क्या होगी, ड्रोन टेक्नोलॉजी में आ जाएगा एरियल मॉनिटरिंग। मीन्स अब ड्रोन है आपके पास और उड़ा के देख लिए क्रॉप्स कैसी हैं, और क्रॉप पे स्प्रे भी कर सकते हैं, मैन्योर, फर्टिलाइजर, पेस्ट, ये सब। स्मार्ट सेंसर्स, स्मार्ट सेंसर का यूज़ कर सकते हैं, जैसे सॉयल मॉइस्चर कब कम है, कब हम लोग को इरिगेशन करना है, कब कटाई करनी है, रियल टाइम मॉनिटरिंग होता है इसमें। टेम्परेचर और क्रॉप हेल्थ भी दिखाई देता है। और एआई एंड मशीन लर्निंग आजकल ये ज़्यादा ट्रेंड में है। प्रिडिक्टिंग मॉडल फॉर वेदर, डिसीज, डिटेक्टिंग एंड यील्ड फोरकास्ट। ये हम लोग को पहले ही बता देगा कि हमारी ईल्ड कितनी होने वाली है, डिसीज़ को होने से पहले ही बता देगा कि कौन सी डिसीज़ होने वाली है, और वेदर को भी प्रिडिक्ट कर देता है। तो ये आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, सरकार भी इस पे ज़्यादा फोकस कर रही है, अलग अलग ऐप बना के, जैसे कृषि ऐप हो गए, बहुत सारे ऐप हैं। आगे क्या है, हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स भी फ्यूचर जनरेशन में बहुत ही काम में आने वाली है, क्योंकि लैंड तो बचेंगे नहीं, सबके घर बन जाएंगे। तो जिस इसमें होता है कि पानी में ही क्रॉप को ग्रो करना, क्रॉप ग्रोइंग क्रॉप विदाउट सॉइल यूज, न्यूट्रिएंट रिच वाटर सोल्यूशन। मीन्स वाटर में ही आपको पेड़ उगा देना है बिना सॉइल के यूज के। ये फ्यूचर में यूज होने वाला है, अभी इसका ट्रेंड कम है बट यूज करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी और जीएमओ, जर्नल जेनेटिक इंजीनियर्ड क्रॉप विद इम्प्रूव रेजिस्टेंस एंड न्यूट्रिएंट्स। अब बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम लोग क्रॉप की जीनोम ही बदल देते हैं। उन जैसे कि वो लोग, ये क्रॉप है, कोई क्रॉप है समर का, तो हम लोग उसको उसका जेनेटिक्स चेंज करके उसको विंटर में भी अब ग्रो कर सकते हैं। ऐसी भी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, तो इसी वजह से इसको बायोटेक्नोलॉजी बोला गया। जीनोम्स, जेनेटिक इंजीनियर्ड क्रॉप, जैसे कलर्ड क्रॉप आते हैं, एक ही पेड़ में दो दो चीज़ उगा रहे हैं, तो ऐसा कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट, सस्टेनेबल और ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये बस सुनने के लिए अच्छा है,
बाकी कोई यूज़ करता है नहीं। सस्टेनेबल मीन्स एक ऐसे तरीके से फार्मिंग करना ताकि हम अपनी सॉइल को फ्यूचर के लिए भी बचा सकें, उसकी प्रोडक्टिविटी रहे। और ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक मतलब बिना केमिकल यूज़ किए फार्मिंग करना, तो ऐसी फार्मिंग को क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक फार्मिंग। सस्टेनेबल मीन्स और भी, जैसे कि नेचर को बिना एक्सप्लॉइट किए, मीन्स नेचर ये जान रहे हैं, जैसे आजकल खेती होती है, वो लोग जान रहे हैं कि इससे हमारी सॉइल को दिक्कत होगी, मतलब वो उसकी न्यूट्रिएंट कैपेसिटी, वाटर रेजिस्टेंस सब कम होगा, बट वो लोग कर रहे हैं। अगर इसी को ना करके एक मैनर्ड वे में किया जाएगा तो इसी को हम लोग सस्टेनेबल कहेंगे। तो जैसे यहाँ लिखा है, meet today's need without compromising future generation, मतलब कि आज की ज़रूरत को भी पूरा कर लेना, लेकिन फ्यूचर जनरेशन को कंप्रोमाइज़ नहीं करना, फ्यूचर के लिए भी कुछ बचा कर रखना। तो इसके लिए क्या क्या तरीके हैं? क्रॉप रोटेशन, कवर क्रॉपिंग, एग्रो फॉरेस्ट्री, वाटर कंजर्वेशन, ऑर्गेनिक मेथड, reducing tillage। अब crop to alternating crops to maintain soil health and break pest cycle, मतलब कि कॉपर को अल्टरिंग क्रॉप टू मेंटेन सॉइल हेल्थ एंड ब्रेक पेस्ट साइकिल मीन्स क्रॉप को ऐसे बदलते रहना जिसकी वजह से क्रॉप साइकिल ब्रेक हो, इनका पेस्ट जो साइकिल है ये ब्रेक हो जाए। कवरिंग cover cropping means cover cropping, growing plant to protect and enrich soil during off season, covering plant to protect and enrich soil during off season। कुछ ऐसे पेड़ों को ग्रो करना ऑफ सीजन में जिसकी वजह से सॉयल सॉयल में न्यूट्रिएंट का इनरिचमेंट हो। अब एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है? इंटीग्रेटेड ट्रीज विद क्रॉप फॉर बायोडाइवर्सिटी एंड शेड बेनिफिट, ऐसे ऐसे ट्री को पेड़ों को उगाना जिनकी वजह से क्रॉप में बायोडाइवर्सिटी आए और शेड्स क्रॉप को शेड मिले, मतलब छांव मिले। वाटर कंजर्वेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ड्रिप इरिगेशन एंड मल्चिंग टेक्निक। अब रेन पानी को बचाना, जैसे कि वाटर कंजर्वेशन करके, तालाब खुदवा के और ड्रिप इरिगेशन बजा के ज़्यादा पानी ना वेस्ट करना, मल्चिंग का प्रयोग करके जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है मल्चिंग से सॉइल की। ऑर्गेनिक मेथड क्या होता है? अवॉइडिंग सिंथेटिक केमिकल, यूज नेचुरल इनपुट ओनली, सिंथेटिक केमिकल को अवॉइड करो और रिड्यूस टिलेज, मतलब कि जुताई को मिनिमाइज करो, मिनिमाइज सॉयल डिस्टर्बेंस टू प्रिवेंट स्ट्रक्चर एंड माइक्रोब्स, जुताई को कम करो जिसकी वजह से सॉइल को डिस्टर्ब कम हो, उसका स्ट्रक्चर और माइक्रोब्स में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। नेक्स्ट, चैलेंजेस एंड फ्यूचर ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। अब इसमें चैलेंजेस क्या हैं ये देखेंगे हम लोग। की चैलेंजेस हैं जैसे केमिकल एंड एरियाटिक रेनफॉल। अब केमिकल चेंज, क्लाइमेट चेंज में क्या होगा? क्लाइमेट, मौसम अचानक से बदल गया, भारी बारिश होने लगी जिसकी वजह से सॉइल इरोजन ये सब होने लगा। सॉयल डिग्रेडेशन एंड इरोजन, सॉयल का डिग्रेड होना और इरोजन होना। वाटर स्कैर्सिटी, राइजिंग इनपुट कॉस्ट, पेस्ट एंड डिसीज आउटब्रेक, लैक ऑफ फॉर्म मैकेनिज्म्स, अब फॉर्म में मैकेनिज्म्स का कम होना। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, अब पोस्ट हार्वेस्ट लॉस भी ज़्यादा होते हैं कभी कभी, हार्वेस्टिंग के समय पर बारिश हो गई तो जिसकी वजह से बीज सड़ जाते हैं। मार्केट प्राइस फ्लैक्चुएशन, किसी मौसम में किसी फसल की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया
जिसकी वजह से उसकी प्राइस बहुत डाउन हो गई। तो क्या होगा, मार्केट में प्राइस उसका फ्लैक्चुएट होगा, जिसकी वजह से फार्मर को लॉस होगा। फ्यूचर आउटलुक, अब फ्यूचर के आउटलुक्स क्या हैं? क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, एआई ड्राइवन फार्मिंग डिसीजन, जेन एडिटिंग, ड्राफ्ट रेजिस्टेंस क्रॉप, मतलब जीनोम एडिट करके सूखे में भी क्रॉप कैसे उगाना है, ऐसे कुछ बीज को बनाना। सेटेलाइट बेस्ड क्रॉपिंग मॉनिटरिंग, मतलब सेटेलाइट से ही क्रॉप को मॉनिटर करना, जिसकी वजह से हम लोग पता लगा सकेंगे कि कौन, इसी को कहते हैं प्रिसीजन एग्रीकल्चर। जीरो वेस्ट वाटर सिस्टम, ड्रिप इरिगेशन वगैरह का यूज़ करके। अर्बन एंड वर्टिकल फार्मिंग, इसमें आ जाएगा जैसे अभी पानी में जैसे हाइड्रो वाला, और सोलर पावर्ड फार्म इक्विपमेंट। सोलर सोलर पावर फ्रॉम इक्विपमेंट मीन्स जो ऐसे इक्विपमेंट जो सोलर एनर्जी की मदद से चलते हैं। लार्ज स्लाइड, क्रॉप प्रोडक्शन फीड द वर्ल्ड, क्रॉप प्रोडक्शन ही दुनिया का पालन भरण पोषण करता है। क्रॉप प्रोडक्शन इंश्योर ग्लोबल सिक्योरिटी, सस्टेनेबल प्रैक्टिस प्रोटेक्ट आवर अर्थ, सस्टेनेबल प्रैक्टिस हमारे अर्थ को बचाएगी। टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मिंग मॉडर्न एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी हमारे मॉडर्न एग्रीकल्चर को ट्रांसफॉर्म कर रही है। तो दोस्तों आज हमने क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में डिटेल में समझा। वैसे ये टॉपिक क्रॉप साइंस से रिलेटेड है, और क्रॉप साइंस में जितने भी टॉपिक हैं जैसे कि सीरियल क्रॉप, सारी सीरियल क्रॉप, मेज, लेग्यूम क्रॉप, सब, तो हम लोग सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे सेपरेट लेक्चर में। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव हेल्पफुल लगा होगा। आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर पूछें। धन्यवाद।